अनअकैडमी राजस्थान 360 में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास जेवलिया और क्रैक आरपीएससी विथ इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी का ग्रेट सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं अपन। तो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन आपको कैसे लेना है अनअकैडमी को, तो आपको सिंपली क्या करना है, मोबाइल के प्ले स्टोर में जाके अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना है और उसके बाद आपको अनअकैडमी क्या क्या फीचर्स अवेलेबल करवाती है। अब मैं हूं विकास जेवलिया, मेरा छोटा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। माय एजुकेशन क्वालिफिकेशन है बीएससी बीएड एंड एमए। मैंने क्या क्या एग्जाम क्वालिफाइड किए हैं उसमें है टेट 11-12, राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम 2011, एसएससी एफसीए 2012, राजस्थान पुलिस एग्जाम 2013, राजस्थान माइंस एग्जाम 14-15, राजस्थान पुलिस एग्जाम 2015, रेलवे नॉन टेक्निकल एग्जाम 14-15, रीट एग्जाम 2018, टीचर एग्जाम L2 2018। मैं टीचिंग एक्सपीरियंस है 5 ईयर का। अब देखो अनअकैडमी आपको क्या क्या फीचर्स अवेलेबल करवाती है। यदि आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको अनअकैडमी कराती है डेली लाइव क्लासेस का मौका देती है अनअकैडमी, जिसके अंदर आप इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। इसके साथ किसी भी प्रकार का आप कोई भी आपके सब्जेक्ट से संबंधित कोई कंफ्यूज है तो उसको सोल्व कर सकते हो। डेली लाइव क्लासेस के अंदर चैट कर सकते हो और इसके अलावा आप लाइव टेस्ट एंड क्विजेज के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो, जिसके अंदर आप मॉक टेस्ट क्विजेज और अपने डिबेट कर सकते हो और एनालिसिस कर सकते हैं। आप अपनी परफॉर्मेंस चेक कर सकते हो कि अपनी इस सब्जेक्ट के अंदर इस कोर्स के अंदर अपनी क्या परफॉर्मेंस चल रही है, अपनी एग्जाम की तैयारी किस प्रकार से चल रही है। आगे आती है स्ट्रक्चर्ड कोर्स। स्ट्रक्चर्ड कोर्स की बात करें तो आप यदि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आरपीएससी कर रहे हो, एनडीएस सीडीएस डिफेंस ही कर रहे हो, बैंक है, एसएससी है, रीट है, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उस एग्जाम पैटर्न के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको अनअकैडमी स्ट्रक्चर्ड कोर्स अवेलेबल करवाती है, जो भी इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा स्ट्रक्चर्ड किए हुए होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, अनअकैडमी आपको अनलिमिटेड एक्सेस प्रोवाइड करवाती है, जिसके अंदर यदि आप वन सब्सक्रिप्शन ले लेते हो या एक बार आप सब्सक्रिप्शन ले लेते हो अनअकैडमी का पेड कोर्स ले लेते हो तो उसके बाद आप उस सब्सक्रिप्शन के कोर्स को किसी भी डिवाइस के अंदर से, मोबाइल है, लैपटॉप है, पीसी के अंदर आप क्या देख सकते हो, उसको रिकॉर्डेड क्लासेस को बार बार सुन सकते हो और अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। और अनअकैडमी इसी के साथ आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ अनअकैडमी के माध्यम से आप जुड़ सकते हो और अपनी तैयारी बहुत ही अच्छी आप कर सकते हो और अपने एग्जाम्स को आप क्रैक कर सकते हो। अब बात करते हैं आरपीएससी सब्सक्रिप्शन की। अनअकैडमी आरपीएससी सब्सक्रिप्शन, आरपीएससी सब्सक्रिप्शन की बात करें तो आरपीएससी सब्सक्रिप्शन सबसे बेस्ट 1 ईयर एंड 2 ईयर का रहता है। जैसे आरपीएससी सब्सक्रिप्शन के अंदर 1 ईयर और 2 ईयर का जो सब्सक्रिप्शन है उसके अंदर 1 ईयर सब्सक्रिप्शन की फीस होती है 7,000 रुपए। 7,000 रुपए है 1 ईयर सब्सक्रिप्शन की फीस है 7,000 और 2 ईयर सब्सक्रिप्शन की फीस है 8,400। यदि आप ये सब्सक्रिप्शन मेरा कोड विकास01 इस सब्सक्रिप्शन में मेरे कोड का यूज करते हो तो आपको 10% डिस्काउंट के साथ सब्सक्रिप्शन मिलता है और 12 महीने का जो कोर्स 7,000 का था वो अब आपको 6,300 का अवेलेबल हो जाता है। इसके साथ 2 ईयर के सब्सक्रिप्शन की बात करें तो ये कोर्स 8,400 का था और 10% डिस्काउंट के बाद ये 7,560 रुपए में आपको मिल जाता है यदि आप मेरा कोड विकास01 यूज करते हो। किसी भी एग्जाम का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो अनअकैडमी के साथ जुड़ के, जैसे उसके अंदर यूपीएससी है, नीट है, जेई है, बैंक है, एसएससी है, डिफेंस एग्जाम है, रीट है, राजस्थान एग्जाम, राजस्थान पुलिस, पटवार, सभी एग्जाम का आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो 6 मंथ, 12 मंथ और 24 मंथ्स का, जिसके अंदर सबसे बेस्ट मैंने बताया है 1 ईयर एंड 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन सबसे बेस्ट सब्सक्रिप्शन माना जाता है। यदि आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो विकास01 कोड का यूज करना बेटा, 10% डिस्काउंट आपको इसके साथ मिल जाएगा। अब बात करते हैं आज का अपना
सीडीपी का चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास, साइकोलॉजी, रीट सिलेबस की यूनिट अपन फेस्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। यूनिट फेस्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं अपन चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी और सीडीपी की यूनिट फेस्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर अपन पढ़ेंगे बाल विकास, वर्दी विकास की संकल्पना, कंसेप्ट, विकास के विभिन्न आयाम, सिद्धांत, विकास को प्रभावित करने वाले तत्व, विशेष रूप से परिवार के संदर्भ में एवं अधिगम से उनका संबंध, और वंश क्रम और वातावरण की भूमिका। ये सब कुछ अपन इस यूनिट के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो अपन स्टार्ट करते हैं इस यूनिट को। अब देखो, बाल विकास का जो टॉपिक है उसको पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये यूनिट है सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिसको बोल सकते हो आप बाल विकास। बाल विकास, इसके अंदर अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं? इसके अंदर अपन बाल विकास के अंदर बाल विकास का जो मेन कंसेप्ट है, वृद्धि और विकास का, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का मेन कंसेप्ट वो पढ़ने वाले हैं पूरा, जिसके अंदर इनके बीच में डिफरेंट पढ़ने वाले हैं। परिपक्वता, लर्निंग के अंदर, अधिगम के अंदर डिफरेंट पढ़ने वाले हैं। इसके साथ अपन इसके अलावा इसमें क्या पढ़ने वाले हैं? इसके अलावा विकास के, वृद्धि व विकास की जो वर्गीकरण है, विभिन्न साइकोलॉजिस्ट का जो वर्गीकरण है वो देखने वाले हैं। इसके बाद में विकास के सामान्यतः सभी पहलुओं का विकास पढ़ने वाले हैं। शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सभी प्रकार के विकासात्मक पहलुओं का नैतिक विकास हम पढ़ने वाले हैं। इसके बाद में विभिन्न प्रकार के विकास के सिद्धांत पढ़ेंगे। विकास के सिद्धांत, और इसके अलावा इस यूनिट में क्या पढ़ने वाले हैं? विकास के सिद्धांत हो गए, विकासात्मक पहलू हो गए। इसके बाद हम इस यूनिट में पढ़ेंगे विकास और वृद्धि और विकास सीडीपी की जितनी भी आपकी परिभाषाएं हैं, इस टॉपिक की जितनी भी परिभाषाएं हैं वो अपन एक साथ पढ़ने वाले हैं। जितनी भी परिभाषाएं हैं, 100-200 जितनी भी परिभाषाएं हैं, सभी को अपन एक साथ पढ़ने वाले हैं। सभी को अच्छे से रिलेटेड करके पढ़ेंगे, याद करेंगे। इसके बाद में सीडीपी से संबंधित जितने भी फैक्ट हैं वो पढ़ने वाले हैं। इसके बाद में अपन सीडीपी बाल विकास से संबंधित जितने भी क्वेश्चन ओल्ड एग्जाम के अंदर आए हुए हैं वो पढ़ने वाले हैं। इसके बाद ये चैप्टर जैसे ही अपना यूनिट कंप्लीट हो जाती है तो 1000 एमसीक्यू स्ट्रक्चर्ड एंड ओल्ड एग्जामिनेशन में आए हुए क्वेश्चन भी अपन एक साथ पढ़ने वाले हैं। तो इस यूनिट को अपन इस प्रकार से अपने डिजाइन किया है, इस प्रकार से अपन पढ़ने वाले हैं। तो अपन स्टार्ट करते हैं इस यूनिट के बारे में, वृद्धि और विकास, बाल विकास के बारे में। तो बाल विकास क्या है? बाल विकास, सीडीपी, बाल विकास क्या है? बालक का विकास, बाल विकास। देखो, जो नाम है उस नाम से ही क्लियर हो रहा है सब कुछ। बाल विकास क्या है? बालक का विकास, बालक का विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट, किस प्रकार से बालक की वृद्धि होती है, विकास होता है, सब कैसे वो चलना सीखता है, कैसे उसका मानसिक विकास होता है, कैसे संवेगात्मक विकास होता है। विकास के सभी पहलुओं को अपने एक साथ पढ़ने वाले हैं। यहाँ से गर्भावस्था लेके बच्चा जैसे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था पहुंचता है, तो इन सभी पहलुओं को, इन सभी स्टेज को अपन पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर वो अपन आती है बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी बोलते हैं उसको। तो बेटा अब देखते हैं अपना पहला जो कंसेप्ट है वो आएगा। कंसेप्ट को बहुत अच्छे से पढ़ना आपको। तो पहला कंसेप्ट अपन बात कर रहे हैं डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का कंसेप्ट है वो अपन पढ़ने जा रहे हैं। तो देखो, विकास क्या है, डेवलपमेंट क्या है, बच्चे का विकास किस प्रकार से होता है, उसका डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है। तो इस विकास की कंसेप्ट को पढ़ने से पहले अपन छोटी सी बात कर लेते हैं ग्रोथ के बारे में। वृद्धि क्या है? ग्रोथ, वृद्धि या अभिवृद्धि, वृद्धि या अभिवृद्धि क्या है? देखो, जैसे एक छोटा बच्चा है, उस बच्चे का शारीरिक विकास, बच्चे का शारीरिक विकास, शारीरिक विकास
शारीरिक विकास बोले तो मात्रात्मक विकास, मात्रात्मक। देखो दो कंसेप्ट आपको याद रखने हैं। ग्रोथ की बात करें, ग्रोथ क्या है, वृद्धि क्या है, तो क्वांटिटेटिव चेंज मात्रात्मक या परिमाणात्मक परिवर्तन या मात्रात्मक परिवर्तन, यानी शारीरिक विकास या मात्रात्मक परिवर्तन बच्चे के अंदर होते हैं, उनको अपन ग्रोथ में लेते हैं। जैसे एक बच्चा है, उसकी जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है, लंबाई में वृद्धि हो रही है, तो क्या हो गया, मात्रा में वृद्धि हो रही है, उसके वजन में वृद्धि हो रही है। तो ये क्या हो गया, लंबाई में वृद्धि, वजन में वृद्धि क्या हो रही है, उसकी मात्रा में वृद्धि हो रही है, शरीर की क्वांटिटिव चेंज हो रहे हैं, परिमाणात्मक परिवर्तन हो रहे हैं। तो ये सब क्या आ गए, ग्रोथ के अंदर आ गए, यानी उसकी मात्रा में परिवर्तन हो रहा है। मात्रा में परिवर्तन तो वृद्धि के अंदर, शारीरिक पहलू का विकास हो रहा है, मात्रा के अंदर परिवर्तन आ रहे हैं, तो वो किसके अंदर आ जाएंगे, वृद्धि के अंदर आ जाएंगे, वृद्धि या अभिवृद्धि। बात करते हैं विकास की, डेवलपमेंट की। डेवलपमेंट क्या होता है, देखो डेवलपमेंट के अंदर ग्रोथ शामिल होती है। ग्रोथ बेटा डेवलपमेंट के अंदर ही होती है। तो डेवलपमेंट क्या होता है, ग्रोथ, ग्रोथ के साथ में विकास के अन्य पहलू, जैसे सामाजिक विकास हो गया, संवेगात्मक विकास हो गया, नैतिक विकास हो गया, मानसिक विकास हो गया, ये सभी विकास के और पहलू बच्चे के साथ साथ शारीरिक मात्रात्मक विकास के साथ साथ ये अन्य पहलुओं का भी विकास होने लगता है। तो क्या होता है, गुणात्मक परिवर्तन होते हैं, क्वालिटेटिव चेंज आने लगते हैं, गुणात्मक परिवर्तन आने लगते हैं, तो इसको बोलते हैं विकास। यानी पहले क्या हुई, वृद्धि, वृद्धि से, वृद्धि से थोड़ा अच्छा पहलू है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड पहलू क्या है, विकास, विकास। तो देखो वृद्धि के अंदर अपने बात की थी, वृद्धि के अंदर मात्रात्मक परिवर्तन आते हैं, मात्रात्मक परिवर्तन आते हैं, और विकास के अंदर गुणात्मक परिवर्तन आते हैं। गुणात्मक, मात्रात्मक परिवर्तन के अंदर बताया, जैसे बच्चे की लंबाई में वृद्धि हो रही है तो उसके अंदर मात्रा में वृद्धि हो रही है, उसके वेट में वृद्धि हो रही है तो वेट में क्या है, मात्रा में वृद्धि हो रही है। गुणात्मक परिवर्तन में क्या हो गई, वृद्धि की सभी विशेषता इसके अंदर आ गई। जैसे गुणात्मक परिवर्तन के अंदर आपको याद रखना है कि बच्चे के सभी पहलुओं का विकास होना, जैसे शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सभी प्रकार के विकास के पहलुओं का विकास होना, बच्चे के पहलुओं का विकास होना किस में आएगा, विकास के अंदर आ जाएगा। और वृद्धि की बात करें अपन तो वृद्धि के अंदर केवल क्या आता है, मात्रात्मक पहलुओं का विकास आता है। वृद्धि के अंदर मात्रात्मक पहलुओं की बातें की जाती है। तो विकास का जो कंसेप्ट है उसके अंदर देखो, विकास के कंसेप्ट के अंदर क्या होगा कि बच्चे का, बालक का सभी पहलुओं का विकास, सभी पहलुओं का विकास मतलब गुणात्मक परिवर्तन, गुणों का विकास, गुणात्मक परिवर्तन की बात हो रही है। अब देखो वृद्धि के अंदर क्या होगा, केवल मात्रात्मक या परिमाणात्मक परिवर्तन होता है। याद रखना, यहां से कंसेप्ट है इस चैप्टर का पूरा। वृद्धि के अंदर मात्रात्मक या परिमाणात्मक परिवर्तन है, लंबाई में वृद्धि, वजन में वृद्धि। ये क्या है, मात्रात्मक या परिमाणात्मक या शारीरिक विकास हो गया, शारीरिक परिवर्तन हो गया। अब ये देखो इसके अंदर, ये विकास के अंदर भी ये परिवर्तन क्या है, शामिल है। विकास के परिवर्तन, विकास में भी क्या ये शामिल है। और विकास के अंदर क्या आ गया, गुणात्मक परिवर्तन। गुणात्मक परिवर्तन बोले तो इसके अंदर शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक, सामाजिक, संज्ञानात्मक, सभी प्रकार के विकास इसके अंदर शामिल हो गए। इसलिए इसको बोला जाता है गुणात्मक परिवर्तन। यानी एक बच्चे का सर्वांगीण विकास क्या है, विकास के पहलू हैं। बात करते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट बात करते हैं। देखो नेक्स्ट बात है कि वृद्धि, परिपक्वता, अधिगम और विकास, इनमें क्या संबंध है, ये क्या, कैसे किस अपने आप से किस प्रकार से संबंधित रहते हैं, किस प्रकार से इंटरकनेक्ट है ये आपस में। तो यहां से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। इस इमेज, इस कंसेप्ट को अच्छे से समझना आपको। देखो बात करते हैं पहले वृद्धि की। वृद्धि की अपने बात की थी ग्रोथ। ग्रोथ क्या होती है, मात्रात्मक पहलू है। मात्रात्मक पहलू का विकास क्या है, ग्रोथ। जैसे लंबाई में वृद्धि, वजन में वृद्धि, ये क्या हो गया, वृद्धि के अंदर आएगा। वृद्धि या अभिवृद्धि, जो पहलू दिखाई दे रहे हैं आपको हार्डवेयर है, यानी लंबाई में वृद्धि, वजन में वृद्धि, मात्रात्मक पहलू का विकास किस में आ गया, वृद्धि में आ गया। अब देखो इससे क्या होती है, कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। कार्य क्षमता में, वर्किंग कैपेसिटी, कार्य करने की क्षमता में वृद्धि होती है। कार्य करने की क्षमता में वृद्धि होती है किससे, वृद्धि या ग्रोथ से कार्य करने की क्षमता में वृद्धि होती है।
इसके बाद बात आती है परिपक्वता की, मैच्योरिटी। परिपक्वता के अंदर भी क्या आते हैं, मात्रात्मक गुण आते हैं, मात्रात्मक पहलू का विकास होता है। वर्दी से थोड़ा स्टैंडर्ड रूप किसका है, परिपक्वता का। अब बात आती है अधिगम की। अधिगम या लर्निंग क्या है, अधिगम या लर्निंग क्या है, इस कंसेप्ट को समझना आपको अधिगम जब चैप्टर पढ़ेंगे उसके अंदर भी अच्छे से पढ़ेंगे। इससे पहले यहां पर देख लेते हैं अधिगम क्या है। तो अधिगम के अंदर दो बात आती हैं, अनुभव या अभ्यास। अधिगम का शाब्दिक अर्थ है सीखना। कैसा सीखना, व्यवहार में परिवर्तन करके, व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन। अब किस प्रकार से परिवर्तन, अनुभव और अभ्यास के द्वारा व्यवहार में होने वाला कैसा परिवर्तन, अपेक्षाकृत स्थायी। ये नाम आपको याद रखना है, अपेक्षाकृत स्थायी या तुलनात्मक, तुलनात्मक स्थायी। अपेक्षाकृत स्थायी या तुलनात्मक स्थायी अनुभव और अभ्यास के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन क्या बोलेंगे अपन, अधिगम बोलेंगे। जैसे एक बच्चा है, एक बच्चा है, उसने साइकिल चलाना सीखा, तो यहां पर बच्चे को साइकिल चलानी नहीं आ रही थी, बच्चे ने क्या किया, अभ्यास किया, अनुभव लिया, बार बार गिरा और धीरे धीरे साइकिल चलाना सीख गया। तो ये देखो, ये बी कंडीशन हो गई। इस ए कंडीशन की बजाय, इस ए कंडीशन की तुलना में यहां पर इसको, इसकी तुलना में यहां पर साइकिल चलाना आने लगा है। किसके द्वारा, इसने अनुभव भी लिया और अभ्यास भी किया, तो इसके व्यवहार में ए की तुलना में परिवर्तन हुआ, अपेक्षाकृत या तुलनात्मक स्थायी परिवर्तन हुआ। इसे क्या बोलेंगे, अधिगम बोलेंगे। अधिगम का कंसेप्ट यह आपको तैयार हो गया है। अधिगम क्या है, अनुभव और अभ्यास के द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में होने वाला अपेक्षाकृत या तुलनात्मक स्थायी परिवर्तन अधिगम है। यानी अधिगम क्या करेगा, गुणात्मक परिवर्तन आएगा अधिगम के द्वारा। कैसा परिवर्तन आएगा, गुणात्मक, व्यवहार के अंदर आएगा, उसके व्यवहार के अंदर आएगा तो कौन सा परिवर्तन आ जाएगा, गुणात्मक होगा, मात्रात्मक नहीं, क्योंकि गुणात्मक होगा। इसके बाद में बात आती है विकास की, डेवलपमेंट की। तो विकास इनमें सबसे उच्च किस्म की पहलू है, सबसे उच्च किस्म का पहलू है। डेवलपमेंट क्या है, विकास क्या है, जिसके अंदर मात्रात्मक और गुणात्मक, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों परिवर्तन हो, उनको बोलेंगे डेवलपमेंट यानी विकास। यानी बच्चे का विकास हो गया। तो विकास के लिए ये प्रोसेस चलती है। जैसे मान लो पहले वर्दी हुई, वर्दी के बाद में परिपक्वता, परिपक्वता से लर्निंग और लर्निंग से बच्चे का विकास हुआ। अब देखो, इसको अपन एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। इस पर एक पूरे कंसेप्ट को एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। तो देखो, एक बच्चा है, एक बच्चा है 2 माह का, 2 माह का एक बच्चा है, 2 माह का बच्चा है, वो ढंग से खड़ा भी नहीं हो सकता, ढंग से खड़ा भी नहीं हो सकता है। 2 माह का बच्चा खड़ा नहीं हो सकता है। और फिर क्या है, धीरे धीरे वो 8 माह का होता है, 8 माह का होता है तो धीरे धीरे चलने लग जाता है, चलने, धीरे धीरे चलने लगता है, चलने लगता है। और फिर 5 वर्ष का वह, 8 माह का होके 5 वर्ष का होता है तब वह दौड़ने लगता है, दौड़ने लग जाता है। और 15 वर्ष का होता है तब वह गोल्ड मेडल जीत लेता है। अब देखो, एक एग्जाम्पल है, इन सभी पहलुओं को अपन इस एग्जाम्पल से अच्छे से समझने वाले हैं। 2 माह का बच्चा था, वो आसानी से खड़ा नहीं हो सकता था। तो देखो, यहां पर इसकी क्या हुई, धीरे धीरे क्या हो रही है, 2 माह का बच्चा है तो इसकी ग्रोथ स्टार्ट है। क्या है, स्टार्ट क्या है, वृद्धि स्टार्ट है, धीरे धीरे इसकी वृद्धि है, हो रही है, तो खड़ा नहीं हो पा रहा है ये। जैसे ही 8 माह में पहुंचा तो देखो, 8 माह में पहुंचते पहुंचते इसकी वृद्धि कंप्लीट हुई, वृद्धि का विकास हुआ। और वृद्धि के साथ साथ इसकी में क्या आ गई, 8 माह में परिपक्वता आ गई। क्या आ गई, परिपक्वता आ गई। कैसी परिपक्वता, खड़े होने की और चलने की परिपक्वता आ गई। यानी परिपक्वता एक निश्चित टाइम पीरियड है, निश्चित टाइम पीरियड है जिसके अंदर बच्चे के अंदर वो गुण आसानी से आ जाते हैं। तो देखो, यहां पर ये आसानी से खड़ा नहीं हो सकता था 2 माह का बच्चा, और धीरे धीरे इसके अंदर 8 माह के अंदर परिपक्वता आ गई तो बच्चा क्या होता है, चलने लग जाता है। अब देखो,
8 माह के बाद जैसे ही बच्चा 5 वर्ष का होता है तो वो दौड़ने लग जाता है। देखो यहां से 8 माह से लेके 5 वर्ष तक इसमें क्या हुई, ग्रोथ भी हुई, और 5 वर्ष का होता है तब इसके अंदर इसकी इस कंडीशन में क्या आ गई, इसके परिपक्वता आ गई। क्या आ गई, परिपक्वता आ गई। कैसी परिपक्वता आ गई, दौड़ने की परिपक्वता आ गई। यहां पर इसके अंदर कौन सी परिपक्वता आई थी, चलने की परिपक्वता। 5 वर्ष में दौड़ने की परिपक्वता आई तो बच्चा दौड़ने लग जाता है। और 15 वर्ष में वह गोल्ड मेडल जीत लेता है, दौड़ में गोल्ड मेडल जीत लेता है। तो देखो 5 से 15 वर्ष यानी 10 वर्ष उसने दौड़ में काफी अभ्यास किया, दौड़ में काफी अभ्यास किया। तो यहां ये दो कंडीशन थी, ए और ये कंडीशन है बी। तो ए की तुलना में उसकी दौड़ क्या हुई, अच्छी हुई। और कैसे अच्छी हुई, उसने क्या किया, अभ्यास किया और अनुभव लिया। तो अभ्यास व अनुभव के द्वारा उसके व्यवहार में यहाँ की बजाय यहाँ में कुछ क्या हुए, व्यवहार में परिवर्तन हुए। किसके द्वारा हुए, अभ्यास और अनुभव के द्वारा हुए। तो इसे क्या बोलेंगे अपन, अधिगम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अधिगम बोलेंगे। और यहाँ पर गोल्ड मेडल जीत लिया बच्चे ने तो बच्चे क्या हो गया, गुणात्मक व मात्रात्मक यानी बच्चे का विकास, डेवलपमेंट हो गया। तो देखो इस एक एग्जाम्पल के द्वारा आपने समझा है कि विकास के पहलू किस प्रकार से ये सभी इंटरकनेक्ट है आपस में। तो पहले देखो बच्चा 2 माह का था तब आसानी से खड़ा नहीं हो सकता था, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे वो 8 माह का हुआ तो वह खड़ा होने लग गया। क्यों, क्योंकि 2 से 8 माह में उसमें क्या हुई, वृद्धि हुई। 8 माह की स्थिति के अंदर उसमें क्या आने लगी, परिपक्वता आने लगी। क्या आने लगी, परिपक्वता आने लगी। वृद्धि की थोड़ी सी उच्च किस्म की जो कंडीशन है उसको बोलेंगे मैच्योरिटी, परिपक्वता। और 8 से जब वो 5 वर्ष का हुआ तो वो धीरे धीरे क्या, फिर क्या हुआ, 8 से 5 वर्ष में उसके अंदर वृद्धि हुई और 5 वर्ष की आयु में वह दौड़ने लग गया, परिपक्वता आ गई उसके अंदर, दौड़ने लगे, अपने आप दौड़ने लग गया। उसने यहां से लेके दौड़ने की कोई प्रैक्टिस नहीं की थी। देखो 2 माह में था, 8 माह है, 5 वर्ष, 15 वर्ष। तो देखो 2 माह का तब वो चलने नहीं सकता था, चल नहीं सकता था। 8 माह के अंदर वो चलने लग गया और 5 माह में दौड़ने लग गया, 15 में गोल्ड मेडल। तो 2 माह का तब चलने नहीं सकता था, तो 2 से 8 माह में आसानी से बच्चा 8 माह में चलने लग गया। तो यहां पर उसकी क्या हुई, वृद्धि हुई। 8 माह में उसके अंदर क्या आई, परिपक्वता आई तो वह चलने लग गया। फिर क्या हुआ, 8 माह से 5 वर्ष तक उसने उसकी वृद्धि हुई और 5 वर्ष में उसमें क्या आई, दौड़ने की परिपक्वता आई तो बच्चा दौड़ने लग गया। फिर देखो 5 से 15 वर्ष, 5 से 15 वर्ष में उसने दौड़ के अंदर क्या हासिल की, अभ्यास और अनुभव के द्वारा उसने क्या हासिल की, दौड़ के अंदर अच्छी एक लर्निंग हासिल की, व्यवहार में परिवर्तन किया, यानी उसके अंदर क्या हुआ, लर्निंग हुई। और बच्चे ने 15 वर्ष के अंदर गोल्ड मेडल जीत लिया। यानी 5 से 15 वर्ष उसके अंदर क्या हुई, लर्निंग हुई और 15 वर्ष के अंदर उसका बच्चे का डेवलपमेंट हो गया। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है, वृद्धि, परिपक्वता, अधिगम और विकास को प्रभावित किस प्रकार से इंटरकनेक्ट करती है। अब बात आती है देखो विकास, विकास परिपक्वता व सीखने का परिणाम है। देखो इस एग्जांपल से पूरा क्लियर हो गया, विकास किसका परिणाम है। देखो अधिगम और परिपक्वता, परिपक्वता और अधिगम का परिणाम है विकास। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, विकास परिणाम है परिपक्वता अधिगम का, अधिगम परिणाम है परिपक्वता वृद्धि का। इस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं बाल विकास, मानव विकास। बाल विकास या मानव विकास क्या है, तो मानव के संपूर्ण जीवन क्रम का अध्ययन, बाल्य के संपूर्ण जीवन क्रम का अध्ययन क्या कहलाता है, बाल विकास या मानव विकास कहलाता है। अब देखो इसके अंदर अपन पढ़ने वाले हैं अभिवृद्धि, वृद्धि, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में कंप्लीट अंतर पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर डिफरेंट पढ़ने वाले हैं, क्या क्या इसके अंदर अंतर है। तो देखते हैं, पहला अपने कंसेप्ट पढ़ा अच्छे से, अब देखते हैं। फर्स्ट इसके अंदर अंतर है, वृद्धि मात्रात्मक होती है, अपने पढ़ा मात्रात्मक होती है या परिमाणात्मक, परिणामात्मक होती है। और विकास होता है गुणात्मक परिवर्तन। विकास में कैसे परिवर्तन आते हैं, गुणात्मक, गुणात्मक के अंदर जैसे ज्ञानात्मक परिवर्तन है, पक्ष के अंदर भावात्मक, पक्ष के अंदर है क्रियात्मक, सभी पक्ष के अंदर परिवर्तन आता है, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। तो वो क्या हो गया, विकास हो गया। तो वृद्धि है मात्रात्मक या परिमाणात्मक और विकास हो गया गुणात्मक परिवर्तन, क्वांटिटेटिव चेंज और क्वालिटेटिव चेंज।
वर्दी का मापन होता है। देखो, वर्दी का मापन, लंबाई नापी जा सकती है, वजन तोला जा सकता है, वर्दी का मापन हो सकता है, लेकिन बताओ विकास का मापन हो सकता है क्या? विकास का मापन नहीं हो सकता है। कितना विकास हुआ, कितने केजी विकास हुआ, कितने फुट विकास हुआ, नहीं हो सकता। तो विकास का मापन नहीं हो सकता है। विकास का होता है मूल्यांकन। मूल्यांकन क्या होता है? मूल्य प्लस अंकन, यानी उसके मूल्यों का, उसके आदर्शों का, मूल्यों का, रीति रिवाजों का, नियमों का, सामाजिकता का अंकन होता है, अंकन होता है, आंका जाता है, तो उसे बोलते हैं मूल्यांकन। तो विकास के अंदर बच्चे के, बालक के सर्वांगीण विकास की बात की जाती है, सभी पहलुओं के विकास की बात की जाती है, और वर्दी के अंदर उसके मापन की बात की जाती है। यानी वर्दी को मापा जा सकता है, विकास को मापा नहीं जा सकता है। विकास का मूल्यांकन होता है, यानी मूल्यों का अंकन किया जाता है। बात आती है नेक्स्ट। देखो, वर्दी मूर्त होती है, वर्दी मूर्त होती है, विकास होता है अमूर्त। मूर्त का मतलब होता है जो प्रत्यक्ष रूप में आपको दिखाई दे रही है मोटे मोटे तौर पर, वो होती है मूर्त। तो वर्दी कैसी होती है? मूर्त होती है, आपको दिखाई दे रही है। जैसे लंबाई बढ़ रही है, बच्चे की लंबाई में वृद्धि हो रही है तो दिखाई दे रही है आपको, वजन में वृद्धि हो रही है तो आप महसूस कर सकते हो, दिखाई दे रही है आपको। तो ये क्या हो गया? वर्दी क्या हो रही है? जैसे बच्चे के नाखूनों में वृद्धि हो रही है, बालों में वृद्धि हो रही है, तो क्या हो रही है? आपको दिखाई दे रही है प्रत्यक्ष रूप से, तो वृद्धि क्या हो गई? मूर्त। लेकिन विकास आपको दिखाई नहीं देता है प्रत्यक्ष रूप से, तो विकास क्या हो गया? अप्रत्यक्ष या अमूर्त। विकास कैसा हो गया? अप्रत्यक्ष या अमूर्त। विकास को आप ऐसे बोल सकते हो कि इसका विकास इतना हो गया, इतना केजी हो गया। तो विकास को आप देख नहीं सकते हैं, विकास को आप देख नहीं सकते हैं, इसको महसूस कर सकते हैं डेवलपमेंट को। इसलिए डेवलपमेंट कैसा होता है? अमूर्त होता है या अप्रत्यक्ष होता है। अब बात आती है, वर्दी एक मुखी या एकांकी होती है। वर्दी एक मुखी या एकांकी होती है, इसका मतलब यह है कि वर्दी एक पक्ष एक पक्ष की साइड में चलती है, यानी इसके अंदर मात्रात्मक परिवर्तन आते हैं, केवल मात्रात्मक परिवर्तन आते हैं। जैसे शारीरिक विकास, शारीरिक विकास में जैसे लंबाई है, वजन है, इसके अंदर परिवर्तन आते हैं, यानी वृद्धि एकांकी या एक मुखी परिवर्तन है। जबकि विकास में चहुमुखी या बहुमुखी परिवर्तन आते हैं, जैसे सामाजिक विकास हो गया, संवेगात्मक है, संज्ञानात्मक है, बौद्धिक विकास है, चारित्रिक विकास है, नैतिक विकास है। इसलिए विकास के अंदर बहुमुखी या चहुमुखी परिवर्तन आते हैं। नेक्स्ट बात देखो, वर्दी का संबंध केवल शारीरिक पहलू से है। वर्दी का संबंध केवल शारीरिक पहलू से, यानी शारीरिक परिवर्तन, जैसे लंबाई में वृद्धि हो गई, वजन में वृद्धि हो गई, बालों में वृद्धि है, और अपने नाखूनों में वृद्धि होती है, तो वो इसमें किस में आते हैं? सभी शारीरिक पहलू हैं, तो वृद्धि का संबंध केवल शारीरिक पहलू से है। अब देखो, विकास का संबंध मनो शारीरिक, यानी शारीरिक भी आ गया और मन भी आ गया, मन प्लस शरीर। तो इसके अंदर सभी के आगे शारीरिक पहलू भी आ गया, मन के अंदर बौद्धिक विकास, सामाजिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, नैतिक विकास, सभी प्रकार के विकास आ गए। यानी विकास के अंदर बहुमुखी परिवर्तन, सर्वांगीण परिवर्तन विकास के अंदर होते हैं। अब देखो, वृद्धि अचेतन मन से होती है और विकास चेतन मन से होता है। अब देखो, इसके अंदर आपको बात बताऊं एक, अचेतन मन का मतलब होता है जो जन्मजात घटनाएं अपने बॉडी के अंदर, जो जन्मजात बॉडी के अंदर जो सिस्टम सेट है, उसको बोलेंगे अचेतन मन, उसको बोलेंगे अचेतन। और चेतन है जो वर्तमान में ग्रहण करते हैं, वर्तमान में अपनी मेहनत से जो पाते हैं, वो क्या है? चेतन मन है, अपनी चेतना में रहता है, अपन चेतना में, जागृत अवस्था में जो काम करते हैं यानी वर्तमान में करते हैं, वो चेतन मन में आता है। ये चेतन मन होता है 10% होता है, और अचेतन मन होता है वो 90% होता है। तो देखो, वृद्धि होती है वो अचेतन मन से होती है, विकास होता है वो चेतन मन से। अचेतन से मन से इसका मतलब क्या है कि लंबाई में वृद्धि हो रही है तो अपने कुछ नहीं किया, जन्मजात है। वजन में वृद्धि हो रही है तो अपने कुछ नहीं कर रहे हैं, जन्मजात है। तो जैसे बच्चे के अस्थायी दांत आ रहे हैं, दूध के दांत आ रहे हैं, उनमें धीरे धीरे जो परिवर्तन हो रहे हैं, बालों का आना, सभी परिवर्तन क्या है? अपने आप हो रहे हैं, जन्मजात है। तो ये क्या हो गए? अचेतन मन से हो रहे हैं। जबकि विकास के अंदर जैसे आप सामाजिक, बच्चे का सामाजिक विकास हो रहा है, नैतिक विकास हो रहा है, संज्ञानात्मक विकास हो रहा है, सभी प्रकार के विकास हो रहे हैं, तो बच्चा वर्तमान से कुछ
वर्तमान से खुद अपने चेतन मन से एक्टिव रह के कुछ सीख रहा है, सर्वांगीण विकास कर रहा है, तो ये बच्चा अपने चेतन मन से कर रहा है, तो यानी विकास की घटना होती है वो चेतन मन से होती है और वृद्धि की अचेतन मन से होती है। नेक्स्ट, वृद्धि स्वतः होती है, अपने आप होती है, जबकि विकास स्वतः नहीं होता है। इसके अंदर अपने को बहुत कुछ घटनाएं करनी पड़ती हैं, अपने को बहुत ज्यादा काम करने पड़ते हैं, मेहनत करनी पड़ती है, सामाजिकता लाने के लिए सामाजिक विकास और नैतिकता, संज्ञानात्मक विकास आदि अपने को अनेक पहलुओं का विकास करना होता है, अपने को मेहनत करनी होती है, अपने को लर्निंग करनी होती है। इसलिए विकास स्वतः नहीं होके असवतः होता है, अपने आप नहीं होता है, वृद्धि स्वतः होती है। नेक्स्ट देखो, वृद्धि सहज क्रिया है, विकास असहज क्रिया है, सहज नहीं है, अपने आप हो जाती है, अपने आप नहीं होती। अब देखो, वृद्धि बिना अनुभव और अभ्यास के होती है। बच्चे की लंबाई में वृद्धि हो रही है, बताओ इसके अंदर उसको अभ्यास की अनुभव की जरूरत होगी क्या? नहीं। तो यानी वृद्धि बिना अनुभव और अभ्यास के होती है, जबकि विकास अनुभव और अभ्यास के परिणाम स्वरूप ही होता है। बेटा, अनुभव और अभ्यास की बात करें तो अधिगम की बात आती है, अधिगम की बात आती है, और अधिगम की बात आती है तो वृद्धि, वृद्धि के बाद परिपक्वता, और परिपक्वता के बाद अधिगम, और अधिगम से ही क्या होता है? विकास होता है। तो अधिगम से ही विकास है, तो अनुभव और परिणाम, अभ्यास के परिणाम स्वरूप ही विकास की घटना होती है। तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि बिना अनुभव और अभ्यास के वृद्धि हो सकती है, लेकिन विकास अनुभव और अभ्यास के परिणाम स्वरूप होता है, यानी अनुभव और अभ्यास यानी अधिगम का होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, वृद्धि के परिणाम स्वरूप परिपक्वता आती है। देखो, बात की थी वृद्धि के बाद क्या आती है? परिपक्वता आती है। 2 माह का बालक था, आसानी से चल नहीं सकता था, 5 माह का, 8 माह का हो गया, धीरे धीरे चलने लग गया, तो क्या हुआ? इसके अंदर परिपक्वता आ गई। देखो, यहां से लेके यहां तक इसने वृद्धि तो की है, लेकिन जैसे ही परिपक्वता आई, बच्चा क्या होगा? चलने लग गया। और जैसे 5 वर्ष का हुआ, दौड़ने लगा, तो इसने क्या की? यहां से यहां तक वृद्धि तो की, लेकिन यहां तक इसके अंदर परिपक्वता आई और दौड़ने लगा। तो देखो, वृद्धि के परिणाम स्वरूप परिपक्वता आती है, अंतिम सीमा वृद्धि की क्या है? परिपक्वता है। देखो, विकास अधिगम के परिणाम स्वरूप आता है। बिल्कुल आपने पढ़ा है, अपना कॉन्सेप्ट तैयार किया आपने कि विकास किस प्रकार से आता है। तो विकास वृद्धि, वृद्धि से परिपक्वता, परिपक्वता से अधिगम, और अधिगम के परिणाम स्वरूप विकास की घटना घटित होती है। अब देखो, 2 प्रकार के सिद्धांत हैं जो आपके सामने है कि वृद्धि या अभिवृद्धि, ग्रोथ किस प्रकार से होती है। वृद्धि या अभिवृद्धि ग्रोथ वो होती है लंबवत। लंबवत यानी एक सीधी रेखा में चलती रहती है, जैसे सिर से पांव की तरफ चलती रहती है। बच्चे का सिर पहले डेवलप होता है और फिर धीरे धीरे पांव की तरफ ये चलती रहती है। अपन विकास के सिद्धांतों में अच्छे से पढ़ने वाले हैं, इसको बोलते हैं सेफेलोपोडल, सेफेलोपोडल, सेफेलोपोडल थ्योरी बोलते हैं। जैसे बच्चे का विकास सिर से पैर की तरफ होता है और केंद्र से परिधि की तरफ होता है। जैसे मैं आपको बता देता हूं, एक छोटा सा, ये बच्चा है, इसका विकास सिर से पैर की तरफ होता है, सेफेलोपोडल बोलते हैं इसे, और केंद्र से परिधि की तरफ होता है, इसे बोलते हैं प्रोक्सिमोडिस्टल। यानी वृद्धि क्या होती है? लंबवत होती है। वृद्धि क्या होती है? लंबवत होती है। देखो, ये लंबवत होती है। और विकास क्या होता है? विकास लंबवत भी होता है और क्षैतिज भी होता है। विकास लंबवत और क्षैतिज दोनों घटनाएं होती है, मतलब विकास वर्तुलाकार कंडीशन में होता है। देखो, ये एक स्प्रिंग नुमा शेप दिखाई देगी आपको, स्प्रिंग नुमा शेप है। ये किसकी घटना है? विकास की घटना को बता रही है कि विकास इस प्रकार से घटित होता है। यहां से देखो, विकास स्टार्ट हुआ, विकास स्टार्ट हुआ, विकास हो रहा है, विकास हो रहा है। इसके अंदर विकास की ये उच्च सीमा आ गई, और देखो उच्च सीमा आ गई तो ये देखो पीछे वापस बैक हो रहा है। देखो, यहां से वापस बैक होता है। क्यों होता है? परिपक्वता स्थायित्व हेतु पुनः लौटता है, कि परिपक्व होए और स्थायित्व ले। किसी भी कंसेप्ट को समझे तो परिपक्व हो और उसके अंदर वह कंसेप्ट स्थायी हो। जैसे सामाजिकता है, नैतिकता है, चारित्रिकता है, संज्ञानात्मक विकास है, संवेगात्मक विकास है। इसलिए उसके अंदर ये सभी क्या हो? परिपक्वता आ जाए और स्थायित्व आ जाए, इसलिए वह पीछे मुड़ के चलता है, तो आकृति बन जाती है वर्तुलाकार। इसलिए ये विकास का जो सिद्धांत है वो वर्तुलाकार सिद्धांत है। ये लंबवत और क्षैतिज का दोनों का मिला जुला रूप है, वर्तुलाकार सिद्धांत
है। तो वृद्धि होती है वो लंबवत होती है, और विकास कैसा होता है, वर्तुलाकार कंडीशन में होता है, यानी वो लंबवत भी चलता है और क्षैतिज चलता है। देखो ये लंबवत भी हो रहा है, देखो लंबवत है ये सीधा, और क्षैतिज देखो ये लंबवत और ये क्षैतिज, तो दोनों थ्योरी इसके अंदर काम करती हैं। तो ये दोनों जैसे लागू होते हैं तो क्या बन जाता है, एक वर्तुलाकार आकृति बन जाती है। तो बोलते हैं विकास किस प्रकार, किस सिद्धांत पर, कंसेप्ट पर डिपेंडेड करता है, आधारित है, तो वो है विकास वर्तुलाकार या स्पाइरल थ्योरी पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट बात आती है वृद्धि पर जन्मजात या आनुवंशिक कारकों का प्रभाव अधिक होता है। जैसे वृद्धि हो रही है तो वृद्धि पर, बच्चे का वृद्धि हो रही है, ग्रोथ हो रही है, अभिवृद्धि हो रही है, तो उस पर जन्मजात या आनुवंशिक जेनेटिक्स जो इफेक्ट कारक है, फैक्टर है, उनका प्रभाव अधिक होता है। जन्मजात या आनुवंशिक कारकों का प्रभाव वृद्धि पर अधिक होता है। वंशानुक्रम का प्रभाव वृद्धि पर अधिक होता है। वंशानुक्रम का प्रभाव वृद्धि पर अधिक होता है, जबकि वातावरण का प्रभाव विकास पर अधिक होता है। देखो वंशानुक्रम और वातावरण का कंसेप्ट भी अपन इस सीडीपी के अंदर अच्छे से पढ़ने वाले हैं। वंशानुक्रम और वातावरण, इसका प्रभाव क्या है, क्या इफेक्ट पड़ते हैं, वंशानुक्रम का क्या कंसेप्ट है, इसकी डेफिनेशंस क्या है, क्या प्रभाव पड़ते हैं, सभी पढ़ने वाले हैं इसके अंदर। तो देखो वंशानुक्रम वृद्धि को प्रभावित करता है, जिस प्रकार से बच्चा अपने वंश, जो वंश का अनुक्रम है वो लेके आता है, यानी पीढ़ियों दर पीढ़ियों का जो अनुक्रम है वो लेके आता है, जैसे लंबाई है, वजन है, रंग रूप है, तो वो उसकी वृद्धि के अंदर झलकते हैं, उसके वृद्धि के अंदर झलकते हैं। और विकास पर बच्चा किस प्रकार के वातावरण में रह रहा है, वातावरणीय कारक उसके कैसे हैं, उनका परिवार का परिवेश कैसा है, समूह है बच्चे का कैसा है, समाज कैसा है, खेल कैसे खेलता है, बच्चों की संगति कैसी है, विद्यालय का वातावरण कैसा है, यानी ये सब क्या हो गए, वातावरण हो गए। क्या हो गए, वातावरण हो गए। वातावरण से, इन्हीं से वो क्या सीखता है, सामाजिक विकास सीखता है, नैतिक विकास सीखता है, संज्ञानात्मक, सब विकास वो वातावरण से करता है। सभी प्रकार के विकास के पहलुओं का विकास कहाँ से होता है, उसके वातावरण से होता है। तो विकास पर वातावरणीय कारकों का प्रभाव अधिक पड़ता है, जबकि वृद्धि पर जन्मजात या आनुवंशिक कारकों का प्रभाव अधिक होता है। देखो विकास पर भी वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है, लेकिन इन दोनों में बात की अपने, वृद्धि के ऊपर वंशानुक्रम का ज्यादा प्रभाव रहता है, जबकि विकास पर वातावरण का ज्यादा प्रभाव रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, वृद्धि एक सीमित या निर्धारित समय तक होती है, एक निश्चित टाइम तक ही चलती रहती है वृद्धि। जैसे मध्य किशोरावस्था तक वृद्धि होती रहती है बच्चों के अंदर, लंबाई है, और जैसे वृद्धि के पहलू हैं, किशोरावस्था के अंदर कुछ अकस्मात परिवर्तन होते हैं, जैसे किशोरों की आवाजों में परिवर्तन होना आदि, ये कुछ एक निश्चित टाइम पीरियड तक ही होते हैं, यानी सीमित या निर्धारित समय सीमा तक होते हैं, उसको बोलते हैं मध्य किशोरावस्था। यानी वृद्धि का कंसेप्ट वो क्या है, एक लिमिट टाइम तक ही चलता रहता है, जबकि विकास असीमित है, विकास की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है। यानी आप शेष अवस्था की बात करो, चाहे बाल्यावस्था की, किशोरावस्था की, प्रौढ़ावस्था की, वृद्धावस्था की, सभी अवस्थाओं के अंदर विकास की प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलती रहती है। कहीं पर भी किसी भी अवस्था के अंदर आप 60 वर्ष की उम्र में के अंदर भी किसी भी प्रकार का विकास प्राप्त कर सकते हो, डेवलपमेंट आपको हो सकता है, अधिगम हो सकता है, तो अधिगम हो सकता है तो धीरे धीरे आपको डेवलपमेंट हो जाएगा। सभी प्रकार के विकासात्मक पहलुओं का विकास किसी भी उम्र के अंदर जीवन पर्यंत चलता रहता है। यानी वृद्धि एक सीमित यानी एक लिमिटेड कंसेप्ट है, एक लिमिटेड टाइम तक चलती है, जबकि विकास असीमित या जीवन पर्यंत चलता रहता है। वृद्धि निश्चित होती है, वृद्धि का टाइम पीरियड सब कुछ निश्चित है, जब विकास अनिश्चित है, कोई इसका टाइम लिमिट कुछ नहीं है, जीवन पर्यंत की घटना है। देखो वृद्धि निष्क्रिय रहने, अब यदि एक्टिव नहीं हो, निष्क्रिय हो रहने पर भी जारी रहती है। यदि आप एक्टिव नहीं हो तो भी आपकी लंबाई बढ़ रही है, वजन बढ़ रहा है, नाखूनों में वृद्धि हो रही है, आपके बालों में वृद्धि हो रही है, किशोरावस्था में काफी हार्मोन्स हैं उनमें चेंजेस आ रहे हैं, आपकी आवाज में चेंजेस आ रहे हैं, सभी सब कुछ चल रहा है, ऑटोमेटिकली चल रहा है। यदि आप एक्टिव नहीं हो, निष्क्रिय हो, तब भी
लेकिन यदि विकास विकास तभी होगा जब आप एक्टिव हो। आप एक्टिव नहीं हो, सामाजिक विकास नहीं होगा, संवेगात्मक नहीं होगा, नैतिक विकास नहीं होगा, किसी भी प्रकार का विकास आपका नहीं होगा। अरे बच्चा गोल्ड मेडल नहीं जीत पाएगा, बच्चा गोल्ड मेडल नहीं जीत पाएगा 15 वर्ष की उम्र में, यदि वह 5 वर्ष में इसकी अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करे, अनुभव नहीं ले, अभ्यास नहीं ले, अधिगम नहीं करे, तो बच्चा 15 वर्ष की उम्र में गोल्ड मेडल नहीं जीत पाएगा। यानी बच्चा एक्टिव था, बच्चा सक्रिय था, तब उसने गोल्ड मेडल को जीत लिया। यानी विकास किसके द्वारा होता है? विकास एक सक्रिय एक्टिव प्रोसेस है, जबकि अभिवृद्धि क्या है? निष्क्रिय रहने पर भी जारी रहती है। अब बात करते हैं वृद्धि शरीर में संरचनात्मक पक्ष से संबंधित है। यानी वृद्धि शरीर के संरचना के जो पक्ष है उससे संबंधित है। संरचना के जो संरचनात्मक ढांचा है उससे संबंधित है। लंबाई, वजन, इनसे संबंधित है। विकास शरीर के कार्यात्मक और व्यवहारात्मक पक्ष से संबंधित है। यानी वृद्धि है वो संरचनात्मक पक्ष से संबंधित है और विकास है कार्यात्मक। कैसे कार्य कर सकते हो आप, किस प्रकार का व्यवहार है कार्यात्मक और व्यवहारात्मक पक्ष से, आपके व्यवहार को, आपके कार्य करने के तरीके को, आपके जीवन यापन को, आपकी नैतिकता को, आपके संवेगों को, सभी पहलुओं से का निचोड़ है जो सामंजस्य है वो डेवलपमेंट के अंदर झलकता है, आपके डेवलपमेंट के अंदर झलकता है। जबकि वृद्धि के अंदर केवल क्या आती है? संरचना आती है, संरचनात्मक पहलू आती है, लंबाई, वृद्धि, सभी उसके अंदर वृद्धि के अंदर आ जाते हैं। अब देखो बात आती है कार्य के बिना संरचना का महत्व गौण है। यदि कार्य के बिना संरचना, आपकी लंबाई में वृद्धि हो गई 6 फीट, और आपका व्यवहार इतना अच्छा नहीं है, आप में सामाजिकता नहीं है, तो देखो इस 6 फीट का कोई मतलब नहीं है, ये इसके सामने क्या है? गौण है। यानी कार्य के बिना संरचना का महत्व नहीं है। तो वृद्धि शरीर में संरचनात्मक पक्ष से संबंधित होती है, जबकि विकास शरीर के कार्यात्मक और व्यवहारात्मक पक्ष से संबंधित होते हैं। कार्य के बिना संरचना का महत्व गौण रहता है। नेक्स्ट बात आती है वृद्धि विकास का अंग है। वृद्धि विकास का अंग है, मैंने बात की थी विकास की, तो विकास के अंदर वृद्धि की सभी विशेषताएं आ जाती हैं। क्योंकि विकास के अंदर बच्चे के विकासात्मक पहलू, सभी प्रकार का विकास है, वो शारीरिक हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे सामाजिक हो, बौद्धिक हो, नैतिक हो, संवेगात्मक हो, सभी विकास के पहलू आ गए। सर्वांगीण विकास, तो विकास के पहलू के अंदर शारीरिक विकास है, तो वृद्धि विकास का ही अंग है। वृद्धि किसका अंग है? विकास का ही अंग है। और विकास क्या है? व्यापक है, कि स्वतंत्र है, सभी से स्वतंत्र है, डेवलपमेंट व्यापक है, बहुत फैला हुआ है, स्वतंत्र है। नेक्स्ट बात, वृद्धि विकास को प्रभावित कर सकती है। वृद्धि, एक बच्चे का अच्छी वृद्धि, उसकी ग्रोथ, उसकी हाइट, उसका रहन सहन, उसका पर्सनैलिटी, उसकी बच्चे की संरचना और लंबाई, सभी विकास को प्रभावित कर सकते हैं। बाहरी रूपरेखा उसकी पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व को बनाने में सहायक है, यानी वृद्धि विकास को प्रभावित कर सकती है। लेकिन विकास वृद्धि को प्रभावित नहीं कर सकता है। यदि बच्चे का सामाजिक विकास नहीं हुआ, संवेगात्मक विकास नहीं हुआ, तो बताओ बच्चा बौना रह सकता है क्या? बच्चे का वजन कम रह सकता है क्या? ये कोई कंसेप्ट नहीं है, नहीं रह सकता है। तो विकास वृद्धि को प्रभावित नहीं कर सकता है, वृद्धि विकास को प्रभावित कर सकती है। वृद्धि की प्रक्रिया सिंपल है, सरल है, काफी सरल है, अपने को कुछ नहीं करना है, अपने आप होती रहती है। जबकि विकास का एक कॉम्प्लेक्स है, जटिल प्रोसेस है, जटिल प्रक्रिया है। नेक्स्ट बात आती है वृद्धि है अभिवृद्धि प्राकृतिक होती है, नेचुरली होती है, अपने आप होती रहती है। जबकि विकास कृत्रिम या अप्राकृतिक होता है, अपने को समाज से, परिवार से, विद्यालय से, साथी सहपाठियों से सीखना पड़ता है। विकास के पहलू को जानते हैं, समझते हैं, तब अपने को अपना क्या होता है? डेवलपमेंट होता है, लर्निंग होती है।
तो विकास क्या है, अप्राकृतिक होता है, कृत्रिम होता है, आर्टिफिशियल होता है, जबकि वृद्धि क्या होती है, नेचुरली होती है, प्राकृतिक होती है। वृद्धि वृद्धि के अंदर बात की थी, सिर से पैर की ओर होती है और मध्य से परिधि की ओर होती है, यानी सेफेलोकॉर्डल और प्रोक्सिमोडिस्टल पढ़ेंगे अपन अगले भाग के अंदर, पढ़ेंगे जो सिद्धांत पढ़ेंगे, थ्योरीज पढ़ेंगे डेवलपमेंट की, तब पढ़ेंगे। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। जैसे एक बच्चा है तो वो पहले सामान्य घटनाएं करता है, सामान्य घटनाएं करता है, फिर स्पेसिफिक यानी विशिष्ट घटनाओं की ओर चलता है। तो जैसे अपन एक एग्जांपल लें, एक बच्चा है तो जब बच्चे का भाषा का विकास होगा तो पहले वो माँ बोलेगा, माँ वर्ड का यूज करेगा पहले, और उसके बाद वह कोई भी उसको दिखाई दे, कोई भी व्यक्ति है, चाहे वो जेंट्स है, चाहे वो स्त्रियां हैं, कोई भी हो, लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, तो उन सभी को वो क्या बोलेगा, माँ ही बोलेगा, माँ ही बोलेगा, सभी को वो क्या बोलेगा, माँ बोलेगा। फिर धीरे धीरे वो अस्पष्ट ध्वनियां बोलेगा, फिर वो स्पष्ट ध्वनियां बोलेगा, और फिर वो किसी क्षेत्र में अपना विशिष्ट योगदान देगा। तो देखो पहले यहां से सामान्य विकास हुआ इस बच्चे का, फिर धीरे धीरे एक स्पेसिफिक के विशिष्ट क्षेत्र की ओर बढ़ता गया। तो विकास का प्रक्रम वो कैसा होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। वृद्धि सभी में समान होती है, सभी में समान होती है, एक निश्चित उम्र तक वृद्धि की प्रोसेस चलती रहती है, सभी में लंबाई वृद्धि सभी में होती रहती है। बच्चों में अस्थायी दांत आना, स्थायी दांत आना, सभी में ये वृद्धि की प्रक्रिया समान चलती रहती है। जबकि विकास की प्रक्रिया है वो असमान होती है, सभी का अपना अपनी मेहनत, अपनी अपनी अधिगम, अपना अपना विकास के पहलू, अपनी अपनी सामाजिकता सभी में अलग अलग होती है। वृद्धि विकास में सहायक होती है, वृद्धि विकास में सहायक होती है, विकास वृद्धि में सहायक नहीं है। यानी देखो अपन पहली बात की थी, अपने पहली बार कि वृद्धि, वृद्धि से क्या आती है, परिपक्वता, परिपक्वता, अधिगम और विकास, ये एक प्रक्रम चलता है ऐसे। तो वृद्धि परिपक्वता में सहायक है, परिपक्वता अधिगम में, अधिगम विकास के लिए सहायक है। ये इस प्रकार से प्रक्रम नहीं चल सकता है। आपको ये कंसेप्ट ध्यान रखना है कि विकास अधिगम के लिए, अधिगम परिपक्वता के लिए, परिपक्वता वृद्धि के लिए। देखो इसी प्रकार वृद्धि विकास में सहायक नहीं, ये उल्टा प्रक्रम नहीं चल सकता है। वृद्धि विकास के लिए, सॉरी, विकास वृद्धि में सहायक नहीं है। यानी आपका सामाजिक विकास हो गया तो बताओ आपकी लंबाई में वृद्धि 6 फीट हो जाएगी, ये कंसेप्ट नहीं है। लेकिन वृद्धि विकास में सहायक होती है, वृद्धि विकास में सहायक होती है। यानी आपकी वृद्धि अच्छी है, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है, बाहरी जो बनावट है वो अच्छी है आपकी, तो वो आपके इस विकास में, आपके डेवलपमेंट में सहयोग करेगी, क्योंकि आपके एक पहलू का विकास बहुत अच्छे से हो गया है, या आपके एक शारीरिक पहलू का विकास बहुत अच्छे से हो गया है, तो ये आपकी विकास में सहायक होगी, विकास में सहायता करेगी। अब बात करते हैं अभिवृद्धि या वृद्धि एकीकृत नहीं होती है, विकास प्रक्रिया का एक भाग है, ये एक अलग नहीं होती है, एकीकृत नहीं होती है, एक विकास प्रक्रिया का ही एक भाग है। विकास एक एकीकृत होता है क्योंकि ये सभी पहलुओं को आपस में संबंधित करके चलता है। यानी विकास के अंदर सभी पहलू आ गए। विकास की बात करें तो सर्वांगीण, बच्चे का सब प्रकार से विकास, बच्चे का सभी पहलुओं को जानना, जैसे इसके अंदर आगे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, नैतिकता, ये सभी पहलू बच्चे के अंदर आ जाए तो उसको बोलेंगे अपन विकास, डेवलपमेंट। तो इन सभी में से एक पहलू है आपका शारीरिक पहलू, जो अपन बात करते हैं वृद्धि से संबंधित। ये क्या है, आपकी वृद्धि से रिलेटेड है, या आपकी ग्रोथ है, लंबाई में वृद्धि, वजन में वृद्धि। तो वृद्धि क्या है, एकीकृत नहीं है, अकेला नहीं है, विकास प्रक्रिया का ही एक क्या है, विकास प्रक्रिया का ही क्या है, एक भाग है। जबकि विकास एकीकृत है, विकास एक है, क्योंकि ये सभी पहलुओं को आपस में जोड़ के चलता है, संबंधित करके चलता है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक सभी को आपस में इंटरकनेक्ट रखता है। तो डेवलपमेंट क्या है, एकीकृत है, जबकि अभिवृद्धि एकीकृत नहीं है। अब बात करते हैं
विभिन्न अवस्थाओं में अभिवृद्धि वृद्धि की प्रक्रिया किस प्रकार से चलती है। जो विकास की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं, शेष अवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, उनमें अभिवृद्धि या वृद्धि की प्रोसेस किस प्रकार से होती है, किस प्रकार से चलती रहती है। तो अपन जनरली ये देखते हैं, शेष अवस्था की 0 से जन्म से 6 वर्ष, बाल्यावस्था 6 से 12, 12 से 19। देखो इन सभी अवस्थाओं का वर्गीकरण हम सभी जो आपके जो पॉपुलर साइकोलॉजिस्ट का क्लासिफिकेशन है वो अपन पढ़ने वाले हैं सभी का, कालसनिक का, कोल का, अर्नेस्ट जोन्स का, और इसके अलावा सेले का, रोस का, सभी का अपन पढ़ने वाले हैं। सभी का एक साथ पढ़ेंगे, वो भी आपको याद हो जाएगा अच्छे से। तो वो अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत जल्द पढ़ेंगे। तो इसके अंदर अपन जनरली पढ़ने वाले हैं कि शेष अवस्था जन्म से 6 वर्ष होती है, बाल्यावस्था 6 से 12, ये 12 से 19, इसके बाद प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था चलती रहती है। तो देखो शेष अवस्था में अभिवृद्धि या विकास, अभिवृद्धि या वृद्धि की प्रक्रिया होती है, बहुत ज्यादा फास्ट होती है। शेष अवस्था में क्या होती है, बहुत ज्यादा फास्ट होती है। ये इतनी शेष अवस्था है, तो इसके अंदर वृद्धि की प्रक्रिया बहुत ज्यादा फास्ट होती है। फिर बाल्यावस्था, ये बाल्यावस्था इसके अंदर कुछ धीमी होती है, इसके अंदर कुछ धीमी, बाल्यावस्था में कुछ वृद्धि की प्रक्रिया है वो धीमी रहती है। किशोरावस्था, किशोरावस्था में पुनः तीव्र होकर, किशोरावस्था में पुनः तीव्र होकर क्या करती है, पूर्णता को प्राप्त कर लेती है, स्टॉप कर देती है, वृद्धि की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है। देखो ये ग्राफ हो रहा है, देखो यहाँ ये थी शेष अवस्था, आपकी शेष अवस्था, ये थी बाल्यावस्था, और ये अपन क्या है, किशोरावस्था। तो देखो शेष अवस्था में वृद्धि की प्रक्रिया क्या होती है, बहुत ज्यादा फास्ट होती है। उसके बाद क्या होती है, बाल्यावस्था, बाल्यावस्था में हल्की सी धीमी पड़ती है, धीमी हो जाती है, यहाँ पर तीव्र, बहुत ज्यादा तीव्र, और किशोर अवस्था में वापिस तीव्र होके क्या होती है, पूर्णता को प्राप्त कर लेती है। जैसे शेष अवस्था के अंदर बहुत ज्यादा तीव्र हो गई, बाल्यावस्था के अंदर फिर धीमी होगी। धीमी क्यों होती है, बाल्यावस्था के अंदर बच्चा होता है वो होता है बहिर्मुखी, मस्त मोला होता है, खेलने में ध्यान रखता है, खाना नहीं खाता है टाइम पर, बहुत ज्यादा खेलता है, बाहर घूमता रहता है, अनावश्यक घूमता रहता है। तो उसकी वृद्धि के अंदर क्या होगा, टाइम पर खाना नहीं खाया होगा, उसको एनर्जी नहीं मिलेगी टाइम पर, तो वृद्धि की प्रक्रिया में कुछ क्या हुई, धीमी हुई। जैसे जैसे वो किशोर होता है तो उसके अंदर पुनः उसकी प्रक्रिया में वृद्धि में तीव्रता आने लगती है। तीव्रता कैसे आती है, किशोर अवस्था में कुछ आकस्मिक परिवर्तन होते हैं, हार्मोन्स जनरेट होते हैं, जैसे लड़कों की और लड़कियों की आवाज में अचानक परिवर्तन आने लगता है, कुछ शारीरिक परिवर्तन आने लगते हैं। तो यानी वापिस पुनः तीव्र होके और किशोर अवस्था में वृद्धि की प्रोसेस लगभग पूर्णता को प्राप्त कर लेती है। यानी आपको ध्यान रखना है, शेष अवस्था में वृद्धि तीव्र होती है, बाल्यावस्था में बच्चा मौज करता है, मस्ती करता है, खाना नहीं खाता टाइम पर, तो धीमी हो जाती है, और किशोर अवस्था में पुनः तीव्र होती है, हार्मोन जनरेट होते हैं। किशोर अवस्था में बालक बालिकाओं की आवाज में चेंज होते हैं, काफी चेंजेस आते हैं, तो पुनः तीव्र होकर क्या होती है, पूर्णता को प्राप्त कर लेती है। यानी प्रौढ़ावस्था में क्या आ जाती है, परिपक्वता आ जाती है, सभी प्रकार से परिपक्व हो जाते हैं, परिपक्व आ जाती है। और वृद्धावस्था में धीरे धीरे क्षरण के साथ समाप्त हो जाती है। यानी वृद्धि की प्रोसेस वृद्धावस्था में धीरे धीरे क्षरण के साथ, ह्रास के साथ, हानियों के साथ अपने आप धीरे धीरे खत्म होती जाती है। तो ये विभिन्न अवस्थाओं में अभिवृद्धि की प्रक्रिया, यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। कैसे बनेगा देखना, एक मिनट आप, क्या क्वेश्चन बन सकता है कि आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्न में से सही कथन है, निम्न में से सही कथन है, ऑप्शन दे देगा एक कि शेषावस्था में शारीरिक विकास की गति, अभिवृद्धि की गति बाल्यावस्था से फास्ट होती है। सेकंड, शेष अवस्था बाल्यावस्था में वृद्धि की प्रक्रिया बराबर चलती रहती है। तीसरी, शेष अवस्था व बाल्यावस्था में वृद्धि न्यून होती है। चौथा, शेष अवस्था व किशोरावस्था में न्यून होती है। तो देखो आपका कंसेप्ट तैयार है। तो देखो आपका कंसेप्ट था शेष अवस्था में
वृद्धि तीव्र, बाल्यावस्था में धीमी और पुनः किशोरावस्था में तीव्र हो जाती है और वृद्धावस्था तक। प्रौढ़ावस्था में क्या परिपक्वता आती है, उसके बाद धीरे धीरे क्षरण हानियां होने लगती है, ह्रास की तरफ जाते हैं। तो देखो ये बात ही पढ़ने वाले पढ़ेंगे अपन। देखो तो शेष अवस्था में इस कॉन्सेप्ट को देखना आप, शेष अवस्था में बाल्यावस्था से अधिक वृद्धि होती है, तीव्रता रहती है। ये बात बिल्कुल सही है, बाल्यावस्था में धीमी पड़ती है। शेष अवस्था बाल्यावस्था में वृद्धि की प्रोसेस समान होती है, ये गलत बात है। शेष अवस्था बाल्यावस्था में वृद्धि न्यून होती है, गलत बात है। शेष अवस्था किशोरावस्था में न्यून बात, ये गलत बात। तो आपका कंसेप्ट क्या सही होगा, शेष अवस्था में वृद्धि तीव्रता से होती है बाल्यावस्था की बजाय, ऐसा क्वेश्चन इसके अंदर आ सकता है। तो देखो तीव्र धीमी पुनः तीव्र हो जाती है और इसके बाद प्रौढ़ अवस्था में क्या आ जाती है, इसके अंदर इस संदर्भ में परिपक्वता आ जाती है, मेच्योरिटी आ जाती है। फिर देखो वृद्धावस्था के अंदर भी वृद्धि की प्रक्रिया चालू रहती है, स्टार्ट रहती है, लेकिन ये वृद्धि ह्रास का रूप ले लेती है, ह्रास या क्षरण का रूप ले लेती है, या हानियां होती है, हानि का रूप ले लेती है। कैसे, देखो देखो वृद्धावस्था के अंदर वृद्धों को अनुभव तो काफी रहते हैं, क्योंकि उन्होंने काफी कुछ सीखा है, काफी कुछ अनुभव लिए हैं, एक काम करने के अनुभव काफी हैं, लेकिन उस कार्य को करने की कार्य कुशलता और गति उनमें काफी कम हो जाती है। जैसे एक वृद्ध है, वो वृद्ध बच्चों को अच्छी ट्रेनिंग दे सकता है दौड़ने की, एक्सरसाइज करने की, लेकिन उनको अच्छी ट्रेनिंग दे सकता है, क्यों दे सकता है, कि उनके पास क्या है, वृद्धों के पास क्या है, अनुभव बहुत ज्यादा है, लेकिन ये काम करने की उनकी गति, उनकी कार्य कुशलता में धीरे धीरे क्या आ रही है, कमी आ रही है, क्षरण हो रही है, हानि हो रही है, ह्रास हो रही है। तो ये भी एक वृद्धि का क्या हो गया, पार्ट हो गया, लेकिन ये धीरे धीरे क्या हो रही है, ह्रास की तरफ जा रही है, क्षरण की तरफ जा रही है, हानि की तरफ जा रही है। तो वृद्धावस्था में ऐसी कंडीशंस देखने को मिलती है। यानी ये आपको कंसेप्ट बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, विभिन्न अवस्थाओं में अभिवृद्धि की प्रक्रिया किस प्रकार से चलती है। अब देखो पूरा कंसेप्ट क्या आ गया, वृद्धि विकास का ही अंग है। वृद्धि किसका अंग है, विकास का ही अंग है। इसलिए व्यापक रूप से समझा जाए तो वृद्धि की सभी विशेषताएं विकास की विशेषताएं हो जाती हैं। यहां पर एक क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन आ जाता है, वृद्धि कोमा विकास है, ए ऑप्शन, जन्मजात अर्जित, बी ऑप्शन, अर्जित जन्मजात, सी ऑप्शन दोनों, डी कोई नहीं। देखो वृद्धि क्या होती है, अचेतन मन से होती है, जन्मजात होती है। विकास आपको अर्जित करना पड़ता है, चेतन मन से होता है। तो ये आपकी कॉन्सेप्ट कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए सही होगा। बी के अंदर अर्जित जन्मजात दोनों ये नहीं हो सकता है। अब देखो केवल क्वेश्चन आ जाए विकास है यही ऑप्शन है, विकास है यही ऑप्शन है, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, दोनों आ जाएंगे, दोनों, यानी अर्जित भी है जन्मजात भी है। क्योंकि विकास के अंदर ही क्या आ गई, वृद्धि आ गई, वृद्धि की समस्त विशेषताएं किसके अंदर आ गई, विकास के अंदर आ गई। तो आपको न ही इसका क्रम देखना है जन्मजात अर्जित, बल्कि इसके अंदर दोनों विशेषताएं आएगी। वृद्धि विकास क्या है, जन्मजात भी है और अर्जित भी है, यानी इसके अंदर दोनों कॉन्सेप्ट आ गए। वृद्धि का कॉन्सेप्ट भी किस में आ गया, विकास में आ गया, यानी विकास में वृद्धि की समस्त विशेषताएं इसके अंदर शामिल हो गई। तो इसी के साथ अपना आज का ये लेक्चर खत्म होता है और राजस्थान 360 पे अपन एक नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। यदि आप आरपीसी का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, तो बेटा विकास 01 कोड का यूज कीजिए, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। एक नेक्स्ट वीडियो के साथ इसी टॉपिक से CDP सेकंड के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।